Hello and welcome to the very first episode of On Camera with Ravi. And today I'm talking to my friend and also one of the character from the film सात उचक के जो रिलीज हो रही है 14 अक्टूबर को. आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा उसका. तो चलिए बात करते हैं जतिन सरना से. कैसे है दोस्त? मैं बहुत ही हैंडसम हूँ. वेलकम टू माय शो. ये बहुत ही हैंडसम है और इसी हैंडसम से आज हम बात करेंगे अपने शो में. आपकी फिल्म रिलीज हो रही है 14 अक्टूबर को सात उचक के. ठीक है. उसके अंदर आपका कैरेक्टर है बब्बे टशनी का. ठीक है. बब्बे तो मैं समझ सकता हूँ एक निकनेम है, बब्बू बब्बे हो सकता है, बट व्हाट इज टशनी? टशनी क्या है? ये क्या है कि दिल्ली में अभी स्वैग से पहले एक चीज थी टशन. तो टशन बहुत चलता था. तो वो टशनी इस तरह से है कि वो है बहुत ही मतलब गरीब सा एक कॉनमैन है और उचक्का है, लेकिन टशन में रहता है. अच्छा. उसका अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक वे है लाइफ को जीने का. अच्छा, आई वांट टू इंटरप्ट यू हियर कि आप हर फिल्म में ज्यादातर कॉनमैन का ही रोल निभाते हैं. आपका चाहे चोर चोर सुपर चोर ले लो या ये अभी जो आई थी मेरठिया गैंगस्टर, उसके अंदर आपका एक कॉनमैन का रोल था, विलन का रोल था. ऐसा क्यों? मतलब बचपन से इच्छा थी कि मैं चोर बनूंगा, डाकू बनूंगा, गुंडा बनूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, कॉनमैन बेसिकली क्या होता है ना, जो अपने रूप से दूसरा रूप लेके लोगों को छलता है. तो एक्टिंग जो है वो वही है. मतलब अपना एक उसको छुपा के दूसरे कैरेक्टर को ला के छलावा देना दुनिया को, जो मैं हूँ वो ना दिखा करके कुछ और दिखाना. तो शायद इसीलिए भी ये चीज़ है. तो बचपन से मैं करते आ रहा हूँ वो काम. और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसी दिखती हैं कि ये जो है उसके अलावा बहुत कुछ भी है. तो इसलिए वो शायद बहुत ज़्यादा उनको लगता है ये ऐसे रोल्स बहुत अच्छे कर सकता है. इन दिस फिल्म यू आर वर्किंग विद वेरियस सीनियर एक्टर्स, सॉरी, और काफ़ी वेटरन एक्टर्स हैं इसके अंदर. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कुछ एक एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था. जैसे अनु कपूर साहब के साथ मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, मुआवजा. तो उनके साथ मैं काम कर चुका था. और अनुपम खेर साहब के साथ भी मैं एक फिल्म ओ तेरी में एक बहुत छोटा सा सीन है वो कर चुका था. लेकिन मुझे असली में जो मज़ा आया और एक्साइटमेंट जो मेरा और ज़्यादा बढ़ गया वो ये था कि एक्टिंग के ब्रह्मा विष्णु महेश मैं कहता हूँ, तो वो तीनों थे वहाँ पे, जिनमें से मनोज बाजपेयी जी हैं, विजय राज सर हैं, के मेनन सर हैं. तो इन तीनों के साथ काम करने का अपना ही एक अलग अनुभव था, क्योंकि तीनों ही बहुत ही दिग्गज एक्टर हैं. तो कुछ सीखने को मिला इनसे? हाथ रखा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल. मनोज सर का तो बहुत ही आशीर्वाद रहा, हाथ रहा सर पे, जिसकी वजह से मैं मेरठिया गैंगस्टर भी कर पाया. बहुत ही एक उम्दा अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी हैं. मतलब सपोर्ट किसे कहते हैं वो मैंने उनसे सीखा. उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना हेल्प आउट किया हमें ड्यूरिंग द शूट, और बूस्टअप भी किया कि ठीक है, तुम में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो. वो बार बार मुझे कहते थे, भाई तू दिल्ली में क्यों है, बॉम्बे जा, वो जगह है तेरे लिए, तुझमें कैलिबर है, तुझमें कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत कुछ करने की. तो शायद उसका यही एक अच्छा सिला भी निकला कि उन्होंने मुझे मेरठिया गैंगस्टर में रेफ़र किया और वो फिल्म मैं कर पाया. अच्छा, व्हेन यू वर इन स्कूल, मैं बहुत पीछे चलते हैं थोड़ा सा. व्हेन यू वर इन स्कूल, तो मैंने सुना है कि आपकी टीचर ने कहा था कि कुछ ऐसा रूप बनाकर आना जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, और आप मोहरा के अक्षय कुमार का रूप धारण करके चले गए. व्हाट वाज दैट? वो क्या था? वो बेसिकली फैंसी ड्रेस कंपटीशन था. चूंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नालायक था और माँ बाप से मैं इसी वजह से डरा करता था. बाकी चीज़ों में मुझे पता था मैं आगे हूँ, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई. तो उस दौरान वो ये चल रहा था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं वैसा ड्रेसअप होके आइएगा. तो उन दिनों बहुत ज़्यादा मेरे सर पे अक्षय कुमार हावी थे. आप फैन है अक्षय कुमार के? बहुत. हाँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका. मेरे पास करीबन उनकी 1,500 से 2,000 पिक्चर्स, कटिंग पिक्चर्स हैं, जो आज भी मैंने संभाल के रखी है. तो वो फिर उन्होंने बोला तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं वो बन के आइएगा. तो मैं उसी दौरान मोहरा फिल्म बहुत हिट हुई थी और उस गाने पे मैं बहुत नाच चुका था, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. तो मैं वही ड्रेसअप होके मैं स्कूल गया था. तो फिर मुलाकात हुई अभी तक अक्षय पाजी से? हाँ, मैं 2 बार उनसे मिल चुका हूँ. 2 बार मिल चुका हूँ मैं उनसे, लेकिन वही कि भीड़ में एक बेचारा खड़ा हुआ है और मेरा स्टार मेरे सामने से निकला, तो बस मैं उनका एक बार एक कलाई पकड़ पाया था. और वो कलाई भी बड़ी मजबूत कलाई थी. तो फिल्म के अपने प्रमोशन पे आए हुए थे अंदाज, तो मेरी सीपी में उनसे मुलाकात, मतलब
मैंने उनसे दूर से बस उतना छुआ, बस वही हो पाया था। फिर एक बार और वो एक अपनी फिल्म अब तुम्हारे वाले वतन साथियों के म्यूजिक लॉन्च पे आए थे, वहाँ भी ऐसे ही मैं दूर से उन्हें देख पाया था। बाकी अभी अच्छे से मुलाकात होनी बाकी है। नहीं, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर हो और जल्दी हो। आपकी बात करते हैं अब हम शुरुआत के बारे में, मतलब ये चीज़ जो है, इन चीज़ों का सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थिएटर्स की। आपका जो रुख हुआ थिएटर्स की तरफ वो कब बढ़ा, जो थिएटर्स में एंट्री हुई वो कैसे हुई? मैं अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है फादर का? गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। एक स्मॉल स्केल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, खुद ही बनाते भी हैं और करते हैं। तो मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, शॉप पे बैठता था। तो अक्सर मैं अपने बड़े पापा के साथ ये सीपी वाला ये एरिया क्रॉस करके हम लोग जाते थे। तो ये मंडी हाउस का सर्कल बीच में पड़ता था। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि मुझे ये लोग एक्टिंग करते हुए दिखते थे, कुछ अभिनय करते हुए, और मेरा शुरू से रुझान था। तो मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि ये कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सही उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिर एक बार बॉम्बे से आ चुकने के बाद, एक बार ऐसे ट्रायल लेने के बाद जब मैं वापस से आया तो मैं सीधा एनएसडी गया। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एनके सर से हुई, जिन्हें सब पंडित जी के नाम से जानते हैं, रॉबिन दास और इरफान खान साहब। ये तीनों मौजूद थे एनएसडी की लॉबी में, और मैं ऐसे ही एडमिशन के लिए वहाँ घूम रहा था। तो बातों में बात पता चली, इरफान खान साहब अपनी किसी फिल्म के बारे में जिक्र कर रहे थे एनके सर से, और मैं भी कुछ लिखता हूँ। तो मैंने भी एक फिल्म का कुछ एक प्लॉट में लिख रहा था, ये चोर मतलब चोरों के ऊपर एक। तो वो लिखने के बाद मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना जाकर के इनसे शेयर किया जाए। मैं जानता नहीं था तब ये लोग कौन है, इरफान खान साहब को छोड़ के। तो मैंने जाके ऐसे ही अपना एक वेग सा आइडिया उन्हें थ्रो किया कि सर मैं भी लिखता हूँ, मैंने सुना आपको फिल्म के बारे में सुनाते हुए, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और पता नहीं क्यों उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि हाँ श्योर, बताइए आप। तो मैंने उन्हें कुछ चंद पन्ने सुनाए, और उसके बाद मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही था उनसे कि मैं सर ऐसे ये जगह ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम ग्रेजुएट हो तो कर सकते हो, अगर नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर यही रहेगा कि तुम श्रीराम सेंटर चले जाओ। फिर मैं श्रीराम सेंटर आया, मैंने यहाँ पे कुछ इंक्वायरी की, लेकिन जो फाइनल मुझे इसके बारे में पता लगा वो तब पता लगा जब मेरे चाचा जी ने मुझे अखबार में से एक कटिंग काट के दी, जो कि श्रीराम सेंटर की ही थी। वहाँ पे उन्होंने वो कटिंग काट के दी जिसमें रेपेट्री और स्टूडेंट फॉर्म्स वगैरह वो लोग मंगवा रहे थे, और वो मैंने भरा, और फॉर्म भरने के बाद फिर मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो है शुरुआत हुई इससे। अभी आपने बातों के दौरान बोला कि आप मुंबई से आ चुके थे। जी। तो ये मुंबई से जो जाने वाला जो एक पीरियड था वो कब का था? ये वो मेरा ख्याल है कुछ 48 घंटों का पीरियड था, और मतलब मैंने आना जाना किया। मेरे कज़न के आगे एक कज़न थी, वो फिल्म इंडस्ट्री में ही ट्राई कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो उधर लोखंडवाला साइड में रहती थी। तो मैंने अपनी कज़न से बात करी थी, उनको बोल करके तुम मुझे प्रोडक्शन हाउस में लगवा दो, मैं कुछ भी काम करके मैं शुरू कर दूंगा। ये 2004 की बात है। तब मैं उनके बलबूते पे वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैं जैसे ही शाम को मैंने अपना बैग वैग रखा उनके घर पे, और रखने के बाद थका हुआ काफ़ी था, तो नींद आई खाना वाना खाने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ रात को रुक नहीं सकते हो। तो मैंने कहा क्यों? मैं तो यही सोच के आया था कि मैं आ रहूँगा आपके साथ या जो भी होगा। कहे नहीं कि सोसाइटी अलाउ नहीं करती, और ऑलरेडी एक लड़की है जो पीजी रह रही है मेरे साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो पूरी रात मैं भटकता रहा वहाँ लोखंडवाला की सड़कों पे, मतलब करीबन 2 बजे तक मैं चक्कर काटता रहा सड़कों के। वो भी खुद किसी काम से चली गई थी रात को, किसी शूट पे या अपने किसी फ्रेंड के साथ वो गई हुई थी। तो मैं बहुत देर तक ट्राई करता रहा कि वो वापस आ जाए, मुझे एटलीस्ट सोने को मिल जाए। तो उस दौरान रात को टैक्सी वालों ने मुझे बड़ा कहा कि तुम टैक्सी में सो जाओ। शायद वो बहुत 2-4 होते होंगे ऐसे लोगों से। तो फिर रात को खैर वो बात हुई, वो आई, उन्होंने मुझे खैर उस रात को तो सोने दिया। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने मुझे एक आमलेट बना के खिलाया, और एक लंबी सी लिस्ट मेरे हाथ में दे दी कि ये प्रोडक्शन हाउस हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, आप जाकर के इनसे मिलिए। तो मैं जो यहाँ से एक नए कपड़े ले गया था अपने लिए, वो मैंने डाले उस दिन, और डाल के मैं फिर भटकने लगा बसों में और ऐसा सब करने लगा। तो करते कराते फिर मैं 2-1 ऑफिसेज में भी गया, केन घोष, महेश भट्ट साहब के यहाँ गया, और फिर अक्षय कुमार का मुझे एड्रेस पता था घर का, तो मैं उनके घर गया। तो घर पे मैंने नीचे उनके जो वॉचमैन था उसे ब्राइब किया, उनका फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन पे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मेड ने फ़ोन उठाया। तो मेड से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी है नहीं घर पे, तो आप बाद में कभी ट्राई कीजिएगा। तो वो मेरे लिए बड़ा ऐसा था कि मैंने कुछ अचीव कर लिया वहाँ के। फिर उसी शाम को वही सिलसिला दोबारा था कि रात को वहाँ सोने के लिए जगह नहीं थी, और मेरे पास बहुत कम कुछ 4 से 5 हज़ार रुपये थे,
उसमें गुजारा कर पाना बॉम्बे में बहुत लंबा शायद मुश्किल था उस दौरान। फिर मैं किसी और परिचित के यहाँ गया बोरीवली में, उन्होंने मुझे अपने घर तक आने नहीं दिया, नीचे ही नीचे मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया कि इस लाइन में कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े आते हैं, लोग रोज आते हैं, सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेट कर दिया। हाँ, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत हैंडसम लोग हैं ये हैं। लेकिन मुझे पता था कि वो है, मैं हूँ, तो आप कंपैरिजन मत कीजिए। और वो कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि रातों रात उन्होंने मुझे बोरीवली स्टेशन पे लाके पटका और जनरल का टिकट मेरे हाथ में पकड़ाया। और मैंने फिर एक लास्ट कॉल किया अपने चाचा को कि मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ, और एक कॉल मैंने उन्हीं मोहतरमा को किया जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था, ये कह करके कि भाई मैं दोबारा वापस आऊँगा, अभी मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना बाकी है, समझना बाकी है। जिस पे उनका कहना ये था कि बड़े बड़े एक्टर्स रेलवे पटरियों पे सोए हैं, ऐसे रहे हैं, वैसे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया। मैंने कहा हो सकता है, बिल्कुल उन्होंने किया होगा, मैं उसका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि मेरा बैग बड़ा भारी है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो करके मैं वापस दिल्ली आ गया था 2004 में। चलो, वो एक मुंबई की झलक थी जो आप 48 घंटों में देख कर आ गए थे। बट हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ बॉलीवुड? किस तरीके से पहली फिल्म मिली थी आपको? मैं श्रीराम सेंटर रेपेट्री कंपनी में काम कर रहा था, और ये बात है मेरे ख्याल में 2009 या 10 की। गांधी टू हिटलर फिल्म में ऑडिशंस चल रहे थे उसके, और कमाल की बात ये थी कि बहुत भीड़ थी और मेरा मन नहीं था ऑडिशन देने का। लेकिन फिर यही हुआ कि मैं जब वेन्यू तक आया हूँ तो ऑडिशन क्यों ना दिया जाए। और ऑडिशन में सबको एक ही लाइन बोली गई थी, जो डायलॉग दिया था वो ये था कि बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतनी सी लाइन सभी को बोलनी थी, तो मैंने भी वो लाइन जाकर के बोली, लेकिन मैंने उसमें कुछ थोड़ा सा और भी एक दो तीन चीज़ें ऐड कर दी थी टू मेक इट मोर रिलायबल और रियलिस्टिक। तो फिर एक दिन वहाँ से मुझे कॉल आ गया कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के लिए फाइनल किया जा रहा है। उस कैरेक्टर का नाम शाकिर है, जो ILS सोल्जर है, उसके लिए आपको फाइनल किया जा रहा है और आप अपने कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आ जाइए। क्या क्या ऐड किया था आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा? अब मैंने सिर्फ ये ऐड किया था कि बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई रियली कांट टेक इट एनी मोर। तो वो आई रियली कांट टेक इट एनी मोर मैंने ऐड किया था। अब पता नहीं उस वजह से या उनको कैरेक्टर समझ में आया उस वजह से, किस वजह से मेरा लेकिन उसमें फिल्म में फाइनल हो गया। फिर रिसेंटली आपने कोई फिल्म देखी होगी अभी, ठीक है, रिसेंटली कोई फिल्म देख के आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर मैं कर सकता था या इससे बेटर कर सकता था? हाँ, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, एक तो नहीं है। रिसेंटली तो भी मैं ट्रेलर देख के बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ, और जो फिल्म MS धोनी पे जो बन रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ कि किस तरह से सुशांत सिंह ने उस कैरेक्टर को पकड़ा है, जिस चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि कैरेक्टर पकड़ना एक एक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ना लगे जो वो है। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। बाकी फिल्मों में अगर बात करें तो काफ़ी फिल्म्स रही हैं, जैसे रॉकस्टार की बात करूं, या फिर बदलापुर का जो वरुण धवन का रोल था उसकी बात करूं, या फिर बाजीराव मस्तानी का वो कैरेक्टर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उन्होंने ख़राब किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। रॉकस्टार का एक पूरा फुल फ्लैज ऐसा कैरेक्टर जो है रणवीर साहब का, वो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं अगर तीनों में से मिलेगा तो मैं कर सकूंगा। There's a lot of difference between the theater and cinema. थिएटर में आपको रियल टाइम पे रिस्पॉन्स मिलता है, लाइव ऑडियंस मिलती है आपको। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, आपको कैमरे के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, रीटेक्स होते हैं, कट्स होते हैं। तो स्विच करने में क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज़ लगी, वो ज़रा बताएं हमें। ये बड़ी सिंपल सी गणित है, इसमें कुछ ज़्यादा भयंकर नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उतना परेशान हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, थिएटर जैसा कि आपने खुद भी बोला, वो एक ऐसा वन टेक का मीडियम है, उसमें कोई गलती और वो होगी तो वो उसी टाइम आपको कवर करनी है और आगे बढ़ना है। जहाँ पे कैमरा पे बहुत सारी गुंजाइश रहती हैं, वहाँ पे आवाज़ क्योंकि हमें बहुत वैसी चाहिए होती है, क्योंकि आखिरी रो तक 300वें 400वें बंदे तक आवाज़ पहुँचानी है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वेदर फिल्म पे वो उतना नहीं होता है, लेकिन वो आपको पक्का बहुत करता है, वो आपको कैरेक्टर बनाने में बहुत हेल्प करता है। थिएटर्स, जब आप एक प्रोसेस में जाते हैं, आप एक चीज़ को, एक पूरे एनवायरनमेंट को, एक एटमॉस्फेयर को फील करके जब अपनी बॉडी में लाते हैं, तब एक मुकम्मल किरदार जब आप बना पाते हैं, वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ रहती है। फिल्म्स में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आपके अंदर
वो पेशेंस है और वो फोकस है, तो वो वहां पे भी मुश्किल नहीं है। अगर वो थिएटर में मुश्किल नहीं है तो फिल्म में भी मुश्किल नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं शॉर्ट फिल्म्स में एक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने भी एक शॉर्ट फिल्म करी थी जिसमें अवार्ड मिला था आपको बेस्ट एक्टर का। तो आई वांट टू आस्क कि शॉर्ट फिल्म्स का जो स्कोप है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, वो फ्यूचर में किस तरीके का, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है और स्कोप तो बहुत ही इसका वाइड है, क्योंकि अभी मामला सब डिजिटलाइज हो चुका है। चीज़ें एक्सेसिबल हैं, कैमराज एक्सेसिबल हैं, एक्टर्स एक्सेसिबल हैं, और एक जो वाइड पोटेंशियल है लोगों के अंदर फिल्म मेकिंग का, वो अभी है। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे 48 आवर्स का जो फिल्म प्रोजेक्ट है जिसमें अवार्ड मिला था वो है। व्हाट अ शॉट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनका भी 3rd एनुअल फेस्टिवल भी होने वाला है 2017 में। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा चांस दे रही हैं उन लोगों को जिनमें क्रिएटिविटी है, पैशन है। अब हम आ गए हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रेट योरसेल्फ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इनफैक्ट मैं कुछ आपको चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको रेट करना है अपने आप को आउट ऑफ 10। ओके, ठीक है? तो सबसे पहले है एक्टिंग। आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 9। क्यों 9 क्यों? एक नंबर क्यों काटा? इसलिए एक नंबर इसलिए काटा कि कहीं ना कहीं कमी रहती है, इम्प्रूवमेंट का चांस रहे। हाँ रहता है चांस, तो एक नंबर उसका काट लिया। नाउ यू आर ऑल्सो इन डायरेक्टिंग प्लेज, है ना? तो डायरेक्शन में कितना पॉइंट? डायरेक्शन में क्योंकि मैं मेरे तरह के चीज़ें करता हूँ, मैं वो एक रेगुलर चीज़ें नहीं करता हूँ, तो उस हिसाब से आई थिंक 7 है, 7 ठीक है। डू यू थिंक आपके चांसेस है फिर बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्ट करने का? वन डे आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल ट्राई इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी करते करते कुछ है स्कोप, कर सकता हूँ। सिंगिंग? सिंगिंग अगेन आई थिंक देखो ज्यादा नंबर दोगे तो फिर गाना पड़ेगा अभी। हाँ नहीं, मैं 7 देता हूँ। तो 7-5 से ज्यादा है तो गाना पड़ेगा। एक गाना सुनाओ फिर अपने। मैं कौन सा गाना गा के सुनाऊँ? कोई भी मैं वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है, ऋषि कपूर साहब की फिल्म का गाना है, हिना फिल्म का गाना है। वो गाना कुछ इस तरह से है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फिजाने, हो सारे वादे इरादे बरसात आकर, सारे वादे इरादे बरसात आकर धो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। तो मुझे तो लगता है 8-9 देने चाहिए थे, 7 क्यों दे दिए? मैं हूं नहीं सिंगर इसलिए। अच्छा, क्यूटनेस? क्यूटनेस वो तो उनसे पूछिए जिनको जो लोगों को लगता है मैं क्यूट हूँ कि नहीं। न तो उन्होंने कुछ कहा तो होगा ना? हाँ 8-8 चलेगा। अच्छा। सेक्सीनेस? सेक्सीनेस दे दो 10 दे दो 10? 10 दे दो 10। रोमांटिक? रोमांटिक तो मैं बहुत नहीं हूँ, क्योंकि जिनके साथ रोमांस करने की कोशिश करता हूँ उन्हें जरा भी लगता नहीं है कि मैं रोमांटिक हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने काम से बहुत रोमांस करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं रोमांटिक भी हूँ, तो 9 नंबर दिए जा सकता है। गर्लफ्रेंड है वैसे? गर्लफ्रेंड नहीं, एज इफ नाउ तो आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी फोकस मैंने अपनी चीज़ों पे रखा हुआ है। क्यों गर्लफ्रेंड डिफोकस कर देती है चीज़ों में? नहीं होता नहीं है, हो भी मतलब दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये बेटर है कि आप वो पंगा लो ही मत। अब हम लोग आ गए अपने आखिरी सेगमेंट पर, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो लीक से हटकर हैं थोड़े से। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट है, आपको शायद सोचने में ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त दूंगा नहीं। मैं सिर्फ 5 सेकंड का वक्त दूंगा, और अगर आपने ये सवालों को जवाब सही दे दिया है तो हमारी तरफ से आपको ना एक गिफ्ट मिलेगा। पहला सवाल आपके लिए है कि मेरे को एक इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड बताओ दैट स्टार्ट्स विद P एंड एंड्स विद ORN। हिंट दूं? हाँ
साथ हो थोड़ा सा। अच्छा, इसका ना फिल्मों से काफी ये ना रिलेट करता है। नहीं, फिल्मों से रिलेट करता है। ORN पे एंड होता है। पॉर्न नहीं है लेकिन। पॉर्न नहीं तो ORN। चलो मैं बता देता हूँ, सॉरी, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। खाते हैं ना फिल्में देखते हुए। वैसे आई हेट, बहुत डिस्टर्ब करते हैं पॉपकॉर्न। दूसरा सवाल, टेल मी द फेमस वर्ड दैट स्टार्ट्स विद F एंड एंड्स विद K। फेमस वर्ड। हर किसी की जुबान पे रहता है। अबे हार जाऊंगा भाई। हाँ, क्या क्या वो है? फेसबुक। अरे यार, मैं दूर रहता हूँ उससे बहुत। फेसबुक, करेक्ट। अच्छा, मुझे 20 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें ए नहीं आता है। भाई सब मेरे लिए सोच के आए थे क्या? कट, ऑन, पर्पल, 3। ट्री, स्विंग। 4-5 आ गए। मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। इंग्लिश काउंटिंग होती है ना, ONE1, TWO, इनमें ना किसी में ए नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी में ए नहीं आता है। थैंक यू। आगे कोई पूछेगा तो मैं ध्यान रखूंगा। खैर मैंने 4 फिर भी बता दिए। 4-5 बता दिए, 4-5 फिर भी बता दिए। वैसे आपने मेरी किसी सवाल का यार जवाब तो दिया नहीं ढंग से, बैड लक। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि हम जो आपको देने वाले थे वो दे देता हूँ एज अ गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फिल्म। थैंक यू। तो हियर वी गो, हियर इज योर कैरिकेचर। सच में ये तो बहुत, ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ मैं इसमें शायद, है ना? स्माइल भी कर रहा है। स्माइल भी कर रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रवि टू ब्रिंगिंग मी ऑन कैमरा विद रवि। थैंक यू सो मच। आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ योर टीम कि ये मौका मुझे आप लोगों ने दिया है, सीरियसली। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। वेल, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग किसी नए चेहरे के साथ और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Do share it, do like it, do comment it. Thank you so much. And don't forget to watch my movie on 14th of October, Saat Uchakke.